तो देखो सबसे पहले क्लियर करेंगे रेवेन्यू वर्ड। जो चैप्टर है आपका वो क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, तो फर्स्टली जो तुम्हें चीज़ें क्लियर होनी चाहिए वो होना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? देखो रेवेन्यू क्या होता है कि जब भी आप कोई काम करते हो, ठीक है, कोई भी चीज़ आप प्रोड्यूस कर रहे हो, कोई चीज़ सेल आउट कर रहे हो, तो जो टोटल अमाउंट आपको मिलती है वो होती है रेवेन्यू। ठीक है, लास्ट 4 पॉइंट्स पे इधर आके शिफ्ट हो जाइए, थोड़ा सा आगे आ जाओगे तो एकदम जाके बैठने की क्या जरूरत है। तो देखो सपोज क्या होता है कि मेरे पास सपोज 10 बैग्स हैं, ठीक है। अब वो 10 बैग्स जब मैंने सेल आउट करे तो 10 बैग्स को सेल आउट करने के बाद मुझे जो अमाउंट मिलता है वो 5000 का मिलता है। तो जो 5000 हो गया वो हो गया मेरा रेवेन्यू। वो हो गया मेरा रेवेन्यू। 5 बैग्स जो मेरे 10 बैग्स थे उनको मैंने 5000 में बेचा तो वो मेरा हो गया रेवेन्यू। ठीक, अब उस रेवेन्यू के अंदर मेरा प्रॉफिट भी है प्लस उसमें वो अमाउंट भी है जो मैंने उसके ऊपर खर्चा किया है। सपोज मैंने 10 बैग्स बनाए हैं, 10 बैग्स को बनाने का जो मेरा खर्चा हुआ जो कॉस्ट थी वो हुई है 6000 की। ठीक है, ये हो गया उसका कॉस्ट, सॉरी, ठीक, ये था कॉस्ट जो मुझे 10 बैग्स बनाने की पड़ी है 6000। अब इसमें मैंने ऐड किया 4000 का प्रॉफिट। ठीक है, तो अब जो टोटल अमाउंट मैंने मार्केट से ली है वो मिली है मुझे 10,000 की। तो ये जो 10,000 जो मिला है मुझे अमाउंट, इस अमाउंट को हम बोलते हैं रेवेन्यू। क्या बोलते हैं? रेवेन्यू। जिसमें आता है आपका कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। अगर हम रेवेन्यू में से प्रॉफिट माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? कॉस्ट। या हम रेवेन्यू से कॉस्ट माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? प्रॉफिट। या हम कॉस्ट और प्रॉफिट दोनों ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? रेवेन्यू। क्लियर हो गया? अगर रेवेन्यू में से माइनस करेंगे तो रेवेन्यू दिया रहेगा। ये न्यूमेरिकल नहीं आता है, ऐसा न्यूमेरिकल नहीं आएगा कि रेवेन्यू में रेवेन्यू दिया है और कॉस्ट इतना दिया और प्रॉफिट निकालो, ये न्यूमेरिकल नहीं आएगा। ये तो सिंपल एक चीज बता दी मैं तुमको। ठीक है, तो अब इसमें भी सेम वही कॉन्सेप्ट लगता है कि टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू। इसलिए मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में कह दिया था कि ये टोटल, एवरेज और मार्जिनल का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका 3-4 चैप्टर्स में वही चलेगा। ठीक है, तो अब सबसे पहले आता है आपका बेटा टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू क्या है कि जो आप अपना टोटल आउटपुट बेचकर जो आपको टोटल अमाउंट मिलती है वो होता है आपका टोटल रेवेन्यू। क्या होता है? टोटल रेवेन्यू इज मनी रिसिप्ट ऑफ द प्रोड्यूसर फ्रॉम द सेल ऑफ हिज टोटल आउटपुट। आपके किसी भी आउटपुट को टोटली जब आप बेच देते हो उसके बाद जो भी पैसा मिलता है वो होता है आपका टोटल। जो मनी रिसिप्ट होती है आपके आउटपुट को टोटली बेचने के बाद जो आपकी मनी रिसिप्ट आती है वो होता है आपका टोटल रेवेन्यू। ठीक है, इसका मतलब क्या है? टोटल रेवेन्यू इक्वल्स टू क्या हो गया आपका, चलो वो अभी न्यूमेरिकल्स बाद में देखते हैं। उसके बाद आता है बेटा आपका मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या है? हमेशा तुम्हें पता है कि मार्जिनल क्या होता है? चेंज। किसमें चेंज? टोटल वैल्यू में चेंज, है ना। जैसे टोटल मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है कि द चेंजेस अकर्स इन टोटल यूटिलिटी आफ्टर कंज्यूमिंग ईच सक्सेसिव यूनिट। मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है? तो कॉस्ट अकर्स इन टोटल कॉस्ट में जो भी एक्स्ट्रा कॉस्ट लगती जाती है आफ्टर अप्लाइंग द वेरिएबल फैक्टर, वो होता है आपका मार्जिनल कॉस्ट। वैसे टोटल रेवेन्यू क्या होता है? टोटल रेवेन्यू इज द चेंजेस अकर्स इन, सॉरी, मार्जिनल रेवेन्यू क्या है? द चेंजेस अकर्स इन टोटल रेवेन्यू आफ्टर सेलिंग ईच सक्सेसिव यूनिट। हर एक यूनिट को बेचने के बाद टोटल रेवेन्यू में जो भी चेंजेस आते हैं वो आपका मार्जिनल रेवेन्यू होता है। सपोज मैंने 4 बैग बेचे, मुझको मिला है टोटल रेवेन्यू सपोज 1000 का। ठीक है, फिर मैंने 3 बैग बेचे तो मुझे उस रेवेन्यू मिला है सपोज, अब थोड़ा जो भी है सस्ता हो गया, जो भी है, मेरे को अब जो रेवेन्यू मिला है वो मिला है 500 का, है ना। या फिर जहाँ पे मैंने बेचे हैं 6 बैग बेचे हैं तो मुझे मिला है
1500 का रेवेन्यू, तो मतलब जो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू रहेगा वो क्या रहेगा, है ना, कि पहले 4 बैग बेचे तो 1000 रुपए मिले, 6 बैग बेचे तो 1500 मिले, तो जो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू है वो क्या है 500 है ना, जो टोटल रेवेन्यू में जो जो भी चेंज होता रह रहा है, ठीक है। मतलब मार्जिनल रेवेन्यू इज टोटल डेल्टा TR डिवाइडेड बाय डेल्टा क्वांटिटी, जो भी क्वांटिटी आप बेच रहे हो, ठीक है। अब देखो कॉस्ट में जब हम कॉस्ट पढ़ रहे थे तो हमने इसमें प्राइस रखा था, ठीक है। जब हमने अभी लास्ट प्रोडक्ट वाला चैप्टर पढ़ा है तो उसमें क्या आया था, प्रोडक्शन वाले चैप्टर में L लगाते थे हम नीचे, ठीक है। रेवेन्यू वाले चैप्टर में हम क्वांटिटी लगाते हैं, Q लगाते हैं। हालांकि इन चीज़ों से ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा न्यूमेरिकल में, क्योंकि डेल्टा में हमेशा 1 1 आता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब आता है आपका एवरेज रेवेन्यू। तो एवरेज रेवेन्यू क्या होता है, रेवेन्यू पर यूनिट। जैसे एवरेज कॉस्ट क्या होती है, कॉस्ट पर यूनिट, कि हर एक स्पेसिफिक हर एक आउटपुट को बेचने के बाद कितना आपको मिल रहा है, एक पर मतलब एक सपोज मैं बोल रही हूँ कि 10 बैग बेचे तो इतना पैसा मिला, 1500 रुपये मिले, तो एक बैग बेच के कितना मिला, तो वो होता है आपका एवरेज रेवेन्यू, मतलब रेवेन्यू पर यूनिट। तो जो रेवेन्यू पर यूनिट होती है ना बेटा किसी भी प्रोडक्ट की, वही उस प्रोडक्ट का प्राइस होता है, और ये चीज तुम्हें ध्यान रखनी है हमेशा। हालांकि बहुत ही सिंपल सी बात है, मैं बोल रही हूँ कि मैंने कोई चीज सपोज मैंने 10 इयररिंग्स बेचे तो मुझे 100 रुपीज मिले हैं, 100 टोटल रेवेन्यू मिला है, ये आपका होगा TR 10 यूनिट्स पर, कि 10 इयररिंग्स मैंने बेचे तो मुझे 100 रुपीज मिले, तो यानी ये क्या है टोटल रेवेन्यू। अब अगर मैं एवरेज रेवेन्यू निकालूं, एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होगा, TR/Q, है ना, तो TR क्या है 100, Q क्या है 10, कितना आ गया 10 रुपए, तो 10 रुपए क्या हो गया एक इयररिंग का रेट। तो इसमें मैं क्या कह सकती हूँ, एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स टू प्राइस। क्या कह सकती हूँ, एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स टू प्राइस, कि एवरेज रेवेन्यू किसी भी चीज का क्या होता है, उस कमोडिटी का प्राइस होता है। इसलिए कभी अगर न्यूमेरिकल दिया होगा और वो आपको बोलेंगे कि if the price of the product is this and marginal revenue is this, तो find out total revenue, तो आप उस प्राइस की हेल्प से ही पूरा क्वेश्चन कर लोगे, क्योंकि प्राइस का मतलब एवरेज रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू दिया है तो टोटल रेवेन्यू निकल जाएगा, टोटल निकल जाएगा तो मार्जिनल भी निकल जाएगा, ठीक है। चलो अब देखेंगे हम इसमें, अब इन्होंने वही शेड्यूल दे दिया है, शेड्यूल में ऐसा कुछ होगा नहीं, फिर भी चलो मैं दिखा देती हूँ करके तुमको। इस चैप्टर में कुछ नहीं है बेटा, बस थोड़ा सा एक रिलेशन आएगा और बस थोड़े से न्यूमेरिकल्स हैं, एक दो जो तुम्हें पहले से ही आते हैं, बाकी ये चैप्टर एक दिन का ही था, खत्म हो जाएगा वो। सपोज आउटपुट दिया हुआ है, ठीक है, उसके बाद एवरेज रेवेन्यू दिया है, कितना दिया है 10, ठीक है। एवरेज रेवेन्यू या फिर इसे प्राइस भी बोल सकते हैं ना, तो वो क्या दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, ठीक है, 10, ठीक है। अब देखो अपने आप ही इसका टोटल रेवेन्यू निकल जाएगा, क्योंकि टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या रहेगा, TR इक्वल्स टू AR इंटू Q, तो 10 1 10, 20, 30, 40, 50, मार्जिनल रेवेन्यू 10। अब इस स्केड्यूल को मैं मिटाऊंगी नहीं, क्यों नहीं मिटाऊंगी, क्योंकि मुझे इससे रिलेटेड तुम्हें एक चीज बतानी है। तुम यहाँ पे देख रहे हो एवरेज रेवेन्यू कांस्टेंट है तो मार्जिनल रेवेन्यू भी कांस्टेंट है, तो हमेशा ये याद रखना है कि अगर आपका एवरेज रेवेन्यू कांस्टेंट है तो मार्जिनल भी हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है। देखो अब जब रिलेशन पढ़ेंगे तो तुम्हें यहाँ पे दिखेगा, करने की जरूरत है,
देखो अब रिलेशन, देखो रिलेशन क्या बोल रहा है, मार्जिनल रेवेन्यू इज सिंपली द एडिशन टू टोटल रेवेन्यू व्हेन वन मोर यूनिट सोल्ड टू द प्रोड्यूसर। कि मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, सिंपल एडिशन होता है। किसमें एडिशन होता है, टोटल रेवेन्यू में। मार्जिनल रेवेन्यू क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू सिंपली वो एडिशन है जो टोटल रेवेन्यू में होता है हर एक आउटपुट को बेचने के बाद। हर एक आउटपुट को बेचने के बाद मार्जिनल में जो जो ऐड होता रहा वही मार्जिनल है। कोई गलत बात कह दी है, कुछ ऐसा है जो समझ में नहीं आ रहा, सबको समझ में आ रहा है। मार्जिनल रेवेन्यू क्या है, हर एक आउटपुट को बेचने के बाद टोटल रेवेन्यू में जो भी चेंजेस आ रहे हैं, जो भी एडिशन हो रहा है, वही आपका मार्जिनल रेवेन्यू है। सिंपल। नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या बोल रहे हैं, व्हेन एआर इज डिक्लाइनिंग, ठीक है, इट प्रूव्स दैट अंडर मोनोपोली, अच्छा सुनो ये छोड़ो अभी, ये रहा, इन केस प्राइस इज कांस्टेंट एमआर शुड आल्सो बी कांस्टेंट। अगर आपका प्राइस कांस्टेंट है, बढ़ नहीं रहा, जनरली ये होता है आपका परफेक्ट कंपटीशन में कि आपका प्राइस ज्यादातर कांस्टेंट रहते हैं ज्यादातर। अगर आपका प्राइस कांस्टेंट है तो मार्जिनल रेवेन्यू भी कांस्टेंट रहेगा। नेक्स्ट, कांस्टेंट इंप्लाइज constant addition to TR when addition of the unit commodity sold produce। constant MR का constant होना ये शो करता है, ये इंप्लाइज करता है कि टोटल रेवेन्यू में कांस्टेंट चेंजेस हो रहे हैं, सेम चेंजेस हो रहे हैं। ऑब्वियसली जब MR कांस्टेंट निकल रहा है इट मींस कि टोटल रेवेन्यू में कांस्टेंट चेंजेस ही हो रहे हैं, है ना, ठीक है। चलिए अब एक क्वेश्चन आता है, हालांकि ये क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड में इतना ज्यादा नहीं आता है लेकिन अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, तुम्हें जानना चाहिए। सीबीएसई के अकॉर्डिंग तो ये बहुत ही ज्यादा मतलब इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। क्वेश्चन ये बोल रहे हैं बेटा कि व्हाट हैपन, अभी तो हमने क्या देखा, AR इज कांस्टेंट, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि व्हाट हैपन्स इफ AR इज नॉट कांस्टेंट, कि क्या होगा अगर AR कांस्टेंट नहीं होगा, ठीक है। जब AR कांस्टेंट नहीं होगा तो यानी कि इनका जो नेक्स्ट शेड्यूल होगा वो कैसा होगा, अब ये शेड्यूल है, ठीक है बेटा। अब क्या बोल रहे हैं कि इन केस, पहले तो हमने क्या केस देखा कि AR इज कांस्टेंट, AR कांस्टेंट था तो MR भी कांस्टेंट निकल रहा था। तो ऐसी सिचुएशन में जो आपका कर्व होता है, जब AR कांस्टेंट होता है तो इस सिचुएशन में जो आपका कर्व होता है वो सिंपल ये बनता है, ठीक है, कि प्राइस तो कांस्टेंट है, ठीक है, ये आपका AR होता है जो कि आपका कांस्टेंट था ना, सिंपल 10 10 10, तो आपका TR बढ़ता चला जाता है, ये आपका TR का कर्व होता है, ये बन जाता है आपका कर्व, ठीक है। अब आपके पास क्वेश्चन आता है कि जब AR कांस्टेंट नहीं होगा तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि प्राइस जो है घटता बढ़ता रह रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में ये होगा, इन केस AR इज डिक्लाइनिंग MR ऑल्सो डिक्लाइनिंग, कि अगर AR घटेगा तो MR भी घटेगा। किसी चीज का प्राइस घटा दोगे तो उसका मार्जिनल रेवेन्यू भी घटेगा, ठीक है। When AR is declining 0.5, MR is declining 1,
Thus prove that under monopoly and monopolistic competition, MR declining faster than AR, so that AR is greater than MR. AR is greater than MR. क्या बोल रहे हैं? देखो बेटा, जो अभी मैंने पहला बताया when AR is constant, तो मैंने उस टाइम क्या बोला कि ऐसा जनरली कौन से मार्केट में होता है? परफेक्ट कंपटीशन वाले मार्केट में। अब तुमने किसी ने ये नहीं पूछा कि परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, और मतलब अनफॉर्चुनेटली ये होगा कि तुम्हारे बुक का जो लास्ट चैप्टर था फॉर्म्स ऑफ मार्केट, जिसके अंदर तुम हर तरीके के मार्केट को पूरे डीपली पढ़ सकते थे, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, जिससे तुम्हें मार्केट का बहुत अच्छा नॉलेज होता, वो तुम्हारे सिलेबस से इस बार रिड्यूस हो गया। तो ये अब अनफॉर्चुनेट हो गया तुम्हारे लिए कि तुम उस चीज़ को नहीं पढ़ोगे, और ना कि तुम्हारे पास इतना टाइम है कि उसको ठीक से पढ़ाया जा सके। तो मैं तुम्हें अभी यहीं पर ब्रीफ में बता देती हूँ कि देखो 4 तरीके के आपके मार्केट होते हैं। एक होता है परफेक्ट कंपटीशन, एक होता है मोनोपोली, एक मोनोपोलिस्टिक और एक ओलिगोपोली। ठीक है, तो परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है? परफेक्ट कंपटीशन वो मार्केट होता है बेटा जहां पर किसी भी चीज को बेचने वाले नंबर ऑफ बायर एंड नंबर ऑफ सेलर्स होता है। मतलब बहुत सारे लोग उसे बेच भी रहे होते हैं और बहुत सारे लोग उसे खरीद भी रहे होते हैं। जैसे हमारा हाट जो लगता है, वहां पे कई सारे आलू बेचने वाले बैठे हैं, कई सारे आलू खरीदने वाले लग बैठे हैं। तो कभी भी तुम जल्दी से वहां पे ये नहीं देखोगे कि एक आलू वाला तो आलू 20 रुपए किलो बेच रहा है और एक बेच रहा है 100 रुपए किलो। ऐसा नहीं होता। ज्यादा से ज्यादा कोई क्वालिटी के बेसिस पे क्या कर देता है, मैं 20 रुपए दे रही हूँ और सामने वाले ज्यादा 30 रुपीज दे देगा, ये बोल के कि भाई मेरे बहुत अच्छे फ्रेश और ऐसे हैं जैसे जो भी क्वालिटी गिना देगा। इससे ज्यादा नहीं कर सकता वो कुछ भी आलू के अंदर, है ना? क्यों? क्योंकि पता है कि सेम वही चीज वहां पर कितने में बिक रही है। अगर मैंने इसका रेट कुछ ज्यादा ही हाई किया तो मुझसे कोई, मेरे जितने भी कस्टमर होंगे वो शिफ्ट हो जाएंगे उधर। तो परफेक्ट कंपटीशन वाले मार्केट में प्राइस में ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होता, जनरली प्राइस कांस्टेंट ही रहता है। ठीक है, तो वो था आपका वो केस, जो केस आपने पहले पढ़ा व्हेन AR वाज कांस्टेंट। ठीक है, अब जो ये है जहां पर AR आपका घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, ऐसा सिचुएशन होता है मोनोपोली मार्केट में। तो मोनोपोली मार्केट कौन से मार्केट होते हैं? मोनोपोली मार्केट वो मार्केट होते हैं जहां पर देयर इज ओनली वन प्रोड्यूसर ऑफ द प्रोडक्ट, जहां पर किसी भी चीज को बेचने वाला एक सिंगल बायर होता, सिंगल सेलर होता है, एंड नंबर ऑफ बायर्स होते हैं, मतलब बेचने वाला एक, खरीदने वाले दो, मतलब खरीदने वाले बहुत सारे। तो ऐसा कहाँ होता है? जैसे पोस्टल सर्विसेज हैं, पोस्टल सर्विसेज जो गवर्नमेंट के थ्रू चलती हैं वही चलती है ना, और तो कहीं नहीं देखा ना, कहीं ऐसा तो नहीं सुना ना कि वो शर्मा जी ने अपनी एक पोस्टल सर्विस शुरू कर दी है, या फिर मैं सोच रही हूँ कि मैं अपनी एक पोस्टल सर्विस शुरू करूँ। गवर्नमेंट की साइड से होती है, चाहे जो भी रेट है, आपको पोस्ट ऑफिस, अगर आपको कोई चीज रजिस्ट्री करनी है, कोई पोस्ट करना है, तो आपको वहीं जाना होगा, है ना? ऐसा तो नहीं है ना कि लोकल में कोई भी उठ के पोस्टल सर्विसेज स्टार्ट कर दे रहा है। तो ये होता है मोनोपोली मार्केट। या फिर रेलवेज में भी ऐसा तो कभी नहीं होता ना, अब तो खैर प्राइवेटाइजेशन हो रहा है रेलवेज में धीरे धीरे। अदरवाइज रेलवेज भी कैसा सिस्टम था, एक ऐसा सिस्टम जो गवर्नमेंट के अंडरटेकन था, जिसमें जितने भी वो होते थे वो गवर्नमेंट के थ्रू जाते थे, जो भी उसमें काम कर रहे हैं, है ना? पेपर होता था बकायदा, इंटरव्यू वगैरह, राइट? उसमें भी जो प्राइसिंग होती थी वो गवर्नमेंट के थ्रू फिक्स की जाती थी। उसके अंदर भी ये नहीं होता था कि ऐसा तो नहीं होता ना कभी कि इस वाले में यहाँ से वहाँ का टिकट ज़्यादा है तो चलो मैं किसी लोकल ट्रेन या किसी वो प्राइवेट बंदे की किसी ट्रेन को करके चला जाता हूँ, उसका किराया सस्ता होता है। ट्रेन का जो किराया एक का है सभी के लिए वही जाएगा। तो वो होता है मोनोपोली मार्केट, जहाँ पे अपने हिसाब से प्राइसेस को घटाया बढ़ाया जा सकता है। अगर मुझे लगेगा कि मुझे ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए तो मैं अपने प्राइस को कम कर दूंगी, है ना? अगर प्रॉफिट ज़्यादा चाहिए तो प्राइस ज़्यादा कर दूंगी, सेल्स बढ़ानी होगी तो प्राइस को कम कर दूंगी ताकि ज़्यादा लोग मेरे पास है। तो मतलब प्राइस को लेके जो भी अप एंड डाउन करने हैं वो मैं मोनोपोली मार्केट में कर सकती हूँ, जहाँ पर सिंगल सेलर होता है। ठीक है, तो जब कहीं पर सिंगल सेलर है तो वो प्राइस को लेके कुछ भी चेंजेस कर सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है बेटा कि देखो यहाँ पर AR 0.5 से रिड्यूस हो रहा है, 10.5 माइनस 9.5, 0.5 माइनस 9, 0.5 माइनस 8.5, राइट? तो AR is decreasing with the 0.5, right? But MR is declining by 1. AR में केवल 0.5 का गैप आ रहा है, अंतर आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है,
बट एमआर में क्या हो रहा है 1 का। तो ये चीज क्या शो करती है कि इन मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक मार्केट, मोनोपोलिस्टिक भी एक तरीके से मोनोपोली जैसा ही मार्केट होता है, लेकिन डिफरेंस क्या होता है, मोनोपोली में सिंगल सेलर होते हैं, मोनोपोलिस्टिक में फ्यू बिग सेलर्स होते हैं, मतलब एक से ज्यादा होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, बहुत ज्यादा नहीं होंगे, परफेक्ट कॉम्पिटिशन की तरह पूरा मार्केट नहीं भरा होगा, लेकिन मोनोपोली से थोड़े ज्यादा। तो क्या होता है, मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक इन दोनों मार्केट में प्राइस को अपने हिसाब से घटाया बढ़ाया जाता है। तो उसमें क्या होता है कि एआर जितनी स्पीड से एआर बढ़ता है उससे तेजी से एमआर घटता है, जितनी स्पीड से एआर घटता है उससे तेजी से एमआर घटता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं कि एआर इज ग्रेटर देन एमआर इन मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक मार्केट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, when MR is declining we are adding the less and less to the TR। जब हमारा AR डिक्रीज हो रहा है इसका मतलब साफ ये है कि TR में भी अब कम एडिशन हो रहे हैं, है ना। जब ये घट ही रहा है तो इसका मतलब कम एडिशन हो रहे हैं। सिंपल, कुछ भी नहीं है इसमें ऐसा समझने लायक, या मतलब ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, अब आता है आपका ये तो ये हो गया बेटा कि when AR is not constant। ठीक, अब दूसरी कंडीशन आएगी कि क्या आपका MR कैन बी जीरो और नेगेटिव, कैन MR जीरो और नेगेटिव, क्या MR कभी जीरो नेगेटिव भी हो सकता है, तो वो भी हो सकता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक तो देखो MR जीरो या नेगेटिव नहीं हुआ ना, अब होगा। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, MR जीरो भी हुआ है और MR नेगेटिव भी हुआ है। ठीक है, अब ऐसा किस कंडीशन में होगा ये सुनो, MR कैन बी जीरो और इवन नेगेटिव व्हेन द प्राइस इज डिक्लाइनिंग, जब आपका प्राइस डिक्रीज होगा। ठीक है, प्राइस क्या है आपका, एवरेज रेवेन्यू, जब आपका एवरेज रेवेन्यू डिक्रीज होगा तो क्या होगा, ऐसी कंडीशन में आपका MR जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि जब प्राइस किसी भी चीज का कम होगा तो ऑब्वियसली प्रोड्यूसर को क्या होगा, नुकसान होगा। तो अगर वो ज्यादा ही डिक्रीज होता गया तो जो प्रोड्यूसर का प्रॉफिट होगा वो जीरो भी हो जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो नेगेटिव भी हो जाएगा। ठीक है, TR स्टॉप इंक्रीजिंग व्हेन MR इज जीरो, जब आपका MR जीरो हो जाएगा इट मींस कि आपका टोटल रेवेन्यू बढ़ना बंद हो गया है। सेम TU और MU वाला केस, व्हेन MU इज जीरो TU स्टॉप इंक्रीजिंग, या फिर व्हेन TU इज मैक्सिमम MU जीरो, सेम बोल सकते हैं व्हेन TR स्टॉप इंक्रीजिंग, जब TR ने बढ़ना बंद कर दिया है MR जीरो हो चुका है। व्हेन TR डिक्रीजिंग, जब आपका TR डिक्रीज होता है तो MR नेगेटिव हो जाता है। तो देखो अब इससे दो नंबर के कौन से क्वेश्चन आ गए, इन विच कंडीशन MR कैन बी जीरो, तो इसका सिंपल आंसर क्या हो जाएगा, व्हेन TR इज मैक्सिमम। इन विच कंडीशन MR इज नेगेटिव, व्हेन TR इज
हाँ ठीक है। और इसका कर्व भी सेम वैसे ही बन जाएगा बेटा, जैसे आपका TRM TUMU का बनता था, ये गया आपका TU और TR, और ये गया आपका, और इसको आपने यू करा, ये आपका मैक्सिमम TR, ये आपका MR, और ये आपका MR जो कि नेगेटिव में है, ठीक है। अब चलो, अब इसके आगे है बेटा कि फर्म्स रेवेन्यू कर्व इन डिफरेंट फॉर्म ऑफ मार्केट, कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट जो मैंने तुम्हें बताया था, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक और परफेक्ट कंपटीशन, उन कॉम्पिटिशन वाले मार्केट में जो कर्व होता है वो कैसा होता है वो कल पढ़ेंगे।